वेलकम टू आउटकम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। चलिए आज देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके और जीएस का। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप तक हमारी वीडियोस पहुंचता रहे, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है आपका जीएस से। किससे है? जीएस जनरल साइंस से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का जो दूध होता है वो किसकी उपस्थिति में या किसके कारण पीला रंग होता है? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे कि कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का खेल किस संबंध से है? तो वो है आपका क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, वर्ल्ड कप का भी किससे है? वर्ल्ड कप क्रिकेट से ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो है मैडम भीखाजी कामा। कौन है वो? मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या किया गया था? डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ठीक है, तो वो कौन थे? तो वो आपके थे ज्योतिष बासु। कौन थे? ज्योतिष बासु। ये किस राज्य के थे? ये पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, वर्तमान में पूछेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश अधिकतम कितने वर्षों के लिए लागू रहता है? तो वो है आपका 6 माह। कितने? 6 माह के लिए वो क्या होता है? लागू रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मौसमी गुब्बारों में किस गैसों का प्रयोग होता है? मौसमी जो गुब्बारा होता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है हीलियम का। किसमें? हीलियम का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो किया था आपके लैंड स्टेनर। कौन? लैंड स्टेनर। कौन? लैंड स्टेनर। कौन थे वो? लैंड स्टेनर। यही थे जो ब्लड ग्रुप का क्या किए थे? खोज किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो क्या था आपका राजा राम मोहन राय जी। कौन? राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपकी थायराइड। ठीक है, किसको स्रावित करती है? थायरॉक्सिन नामक ग्रंथि को। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो आपका एल्युमिनियम है। कौन सा है बाबू? एल्युमिनियम है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो आपका है ओम है। कौन सा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूज की तार किस पदार्थों से बनी होती है? फ्यूज का जो तार होता है वो किस पदार्थों से बनी होती है? तो बना होता है टीन और शीशे की मिश्र धातु से। किससे? टीन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है? ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल का लगभग कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? 97 यानी 97%। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का जो क्रांति उठा था, कहाँ से उठा था? मेरठ से उठा। ठीक है, पहला सैनिक कौन थे उसमें? तो आप कहते हैं मंगल पांडे। ठीक है, तो किसके कारण उठा था? तो वो था चर्बी युक्त करतूत का सेना में प्रयोग। ठीक है, जो सेना में होती थी करतूत का युग किससे बनी होती थी? वो बनी होती थी चर्बी युक्त। किससे? चर्बी से बनी होती है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, LBW किस शब्द से खेल है? LBW किससे संबंधित है? तो आपका है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी है वो? ओजोन गैस है। कौन है? ओजोन परत है। कौन सी परत है वो? ओजोन परत है। ठीक है, अब इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो आपका है वो अजमेर में। कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या नापा जाता है? तो मापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता। ठीक है, कि जो भूकंप आई थी वो किस वेव से आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक वो कौन सा है? आरबीआई है। ठीक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। आप इस बात को याद रखेंगे, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? सालारगंज म्यूजियम जो कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, ये आपका रिवीजन हो रहा है। वो कौन सी नदी थी? वो नील नदी थी। कौन सी? नील नदी। ठीक है, अब इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो कितने पे होता है? 40 डिग्री यानी 40 डिग्री पे। किस पे? 40 डिग्री यानी 40 डिग्री पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कांसा किसकी मिश्रित धातु होती है? जो कांसा बनता है ना, कांसा, वो किसकी मिश्रित धातु होती है? तो वो होता है आपका तांबा और टीन का। ठीक है, तांबा और टीन का। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न ये है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये आप आंसर हमें कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है। ठीक है, कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होती है? ठीक है, संपन्न मतलब शुरुआत होती है। ठीक है, तो किससे शुरुआत होती है अधिकतम? तो होती है आपकी छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत से। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी कहाँ से शुरू होती है? तो जैसे मनुष्य खाने को अपने मुख से लेता है, वहीं से उसकी क्या होती है? पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है, मुख से। आप इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था आपका विलियम हार्वे। कौन किया था? विलियम हार्वे। सन कितने में? सन 1628 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पेसमेकर किससे संबंधित है? ठीक है, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो वो आपका है हार्ट से, हृदय से। किससे? हृदय से। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, पेसमेकर का कार्य क्या है? जो पेसमेकर होता है ना, उसका कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन शुरू करना, यानी प्रारंभ करना। ठीक है, दिल की धड़कन को क्या करना? प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका है, धमनियों की भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है कि धमनियों की भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका रक्तचाप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी, रक्तचाप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय क्या रक्तदाब में परिवर्तन होता है? जी होता है। तो क्या होता है? वो घट जाता है। पहले से क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव रुधिर मतलब क्या होता है बाबू? ब्लड होता है, खून होता है। ठीक है, कह रहा है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, रक्त में क्या पाई जाती है? तो पाई जाती है आपका आयरन, लोहा। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त होता है वो प्यूरिफाई कहाँ होता है? शुद्ध कहाँ होता है? तो होता है आपका किडनी और लीवर में। कहाँ होता है बाबू? किडनी और लीवर में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से अवशोषित किया जाता है बाबू? छोटी आंत से, जहाँ अधिकांश पाचन क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, संपन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। कौन सी? टाइलिन। मनुष्य लार में कौन सा पाई जाती है एंजाइम? टाइलिन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? जो पेट में भोजन होती है उसको पकाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है? तो आपको होती है एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की। ठीक है, बिना एंजाइम के हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो होती है आपका स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे कि स्टार्च में क्या होती है? लार
क्या होती है स्टार्च में? लार किसके सहायक होती है? किस होती है? पाचन में होती है, ठीक है, स्टार्च, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव को जो अमाशय है उसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है? तो कौन सा उत्पन्न होता है? तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या करता है? ये भोजन को पचाने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसको डायलिसिस। क्या कहलाते हैं? डायलिसिस, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका है, पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? जो पेप्सिन होता है ना, प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो बदलता है आपको पॉलीपेप्टाइड में। किसमें? पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? जो पाचन की क्रिया होती है उसमें प्रोटीन किसमें बदल जाता है? तो बदलता है आपको एमिनो अम्ल में। किसमें बाबू? एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में क्या लिखा है? ग्लूकाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमा करता है। कार्बन हाइड्रेट को जमा करता है, तो वो आपका यकृत। क्या है बाबू? यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त होता है ना, वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो किया जाता है आपका यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पित्त कहाँ जमा होता है? तो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। कहाँ में? पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में क्या होता है? पित्त जमा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है? 120 mmGH व 80 mmHg, ठीक है। Hg होता है, ठीक है। 120 mmHg व 80 mmHg होता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे। कितना होता है? 120 to 80 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न आपका, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा क्या होता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और सोते हैं तो क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर में हृदय किस तरह कार्य करता है? मानव शरीर में जो हृदय है वो किस तरह कार्य करता है? वो करता है आपका पंपिंग स्टेशन की तरह। कैसे करता है बाबू? पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है। देखिए हमारा हमेशा क्या होता है, जो हृदय होता है वो पंपिंग करता रहता है, धुक धुक करता रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, रक्त में लाल रंग किसके द्वारा होता है? ठीक है, आप इसे हमें किसे कमेंट में इसका आंसर दे देंगे हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका लंग्स, फेफड़ा। कौन सा है? लंग्स, फेफड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका है मेलानिन। कौन सा है? मेलानिन है। कौन सा है बाबू? मेलानिन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, हृदय की जो धड़कन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो कौन होता है उसका? पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम का कार्य यह है कि जो हमारे हृदय की गति है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितना होता है? तो होता है आपका 1350 ग्राम। कितना होता है बाबू? 1350 ग्राम, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डियाँ। क्या हड्डियाँ? कौन सी है? वो है आपका उरु है। उरु मतलब उरु कहाँ पे है? उरु आपका है फीमर, जांघ की हड्डी, ठीक है। कहाँ है? फीमर, जांघ की हड्डी, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो कहाँ होती है आपके? जो मनुष्य का जो त्वचा होती है सबसे मोटा कहाँ होती है? तलुए में। कहाँ होती है? तलुए कहाँ होता है? पैर के निचले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन किसमें होती है? सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो होता है आपका गर्भाशय में। किसमें होता है बाबू? गर्भाशय में, ठीक है। अब इधर से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ठीक है।
आप ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएगा। आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो सर पढ़ाए थे, जो सर बताए थे, वहीं से आया भी है। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है। चूँकि हम इस फील्ड में बहुत ज़्यादा दिन से कार्य कर रहे हैं, तो हमको अनुभव है कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। इसलिए हम आपको वो प्रश्न ला के दे रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, आवश्यक है उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। ठीक, कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। ठीक है बाबू, आपको इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा कौन सा भाग है? तो वो आपका है प्रम मस्तिष्क। कौन सा है बाबू? प्रम मस्तिष्क। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं बाबू? सेरिब्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, मानव रुधिर यानी मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो सामान्य स्तर क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का मानव रक्त में? तो होता है 140 टू 180। ठीक, 140 टू 180 mg। ठीक है, चलिए आप इसको बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो होती है आपकी CO2 की मात्रा कितनी थी हमारी छोड़ी हुई सांस में? तो होता है आपका वो 4%। कितना होता है? 4%। अब इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो किसमें बनती है? दीर्घ अस्थि में। किसमें बाबू? दीर्घ अस्थि में। किसमें? दीर्घ अस्थि में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियों मूलतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बाबू? तो आपका है ताप नियमन से। किससे बाबू? ताप नियमन से। किससे है बाबू? ताप नियमन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के जो कक्ष होता है हृदय की, वो कितनी होती है? 4 कोष्ठी होता है। कितना होता है बाबू? 4 कोष्ठी है। इसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं दायां अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? तो क्या है? एक प्रकार की ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? एक प्रकार की ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है बाबू, एक प्रकार की ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ठीक है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो आपका ये मस्तिष्क है और ये मस्तिष्क का क्या है? सबसे बड़ा भाग है, जो कि आपको हम ऊपर बताए हैं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धताएं किसके लिए होती है? जो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धताएं हो किसके लिए होती है? तो किसके लिए होती है बाबू? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो कौन सी है वो आपका एडिनल ग्रंथि। कौन सी है? एडिनल ग्रंथि है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे, एडिनल ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ठीक है, कह रहा है मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कौन सा है वो आपका है परावर्तु हार्मोन्स। कौन सा है बाबू? परावर्तु हार्मोन्स। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम्बम को निषेचित करता है? तो किसमें करता है वो बाबू? डिम्ब को निषेचित किसमें करता है? तो करता है आपको डिम्ब वाहिनी में। किसमें करता है? डिम्ब वाहिनी जो नली होता है उसमें क्या करता है? निषेचित करता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? जो वृक्क है वो कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो वो होता है आपका रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या आ रहा है। अगला प्रश्न आपका है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? जो पीतल होता है ना, वो किसका मिश्रण होता है? मिश्रण किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या करते हैं?
मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका तांबा और जास्ता, ठीक है। तांबा और जास्ता उसकी क्या है मिश्रण से क्या बनता है, तो बनता है आपका पीतल बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है, तो कितने का होता है, 1/3 को, ठीक है, 1/3 को, ठीक है। 3 में से 1 का हर एक 2 साल बाद क्या होता है, चुनाव होता रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, ठीक है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है उनका कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है, तो होता है आपका 4 सालों के लिए। और भारत में कितने सालों के लिए होता है, तो वो होता है आपका 5 सालों के लिए, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, अमेरिका का भी और भारत का भी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी मिट्टी है, वो काली मिट्टी है। कौन सी बाबू, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो किसका होता है, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके द्वारा बाबू, लोह ऑक्साइड उपस्थिति के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है, ठीक है। भारत के कितने परसेंट जो क्षेत्रफल है उसमें खेती होती है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं आधा होती है, यानी आधा से थोड़ा अधिक होता है, 51%, ठीक है। यानी 100% में 51% में क्या होती है, खेती होती है, और बाकी 49% में रहना और सीटी ओटी बनाना वो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका। अगला प्रश्न आपका है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है। जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है उसमें जंगलों को काट कर जो खेती किया इसमें क्या खेती का कहलाता है, तो कहलाता है आपका झूम खेती। अब कोई पूछेगा बाबू झूम खेती क्या कहलाता है, तो झूम खेती वो कहलाता है जिसमें पौधों को क्या कर रहता है, काट कर खेती किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था, ठीक है। जो टेस्ट मैच होता है उसमें भारत की ओर से सबसे पहले जो शतक लगाए थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपका लाला अमरनाथ। क्या नाम था बाबू उनका, लाला अमरनाथ जी, ठीक है। यही वो व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से पहले टेस्ट में क्या कहते हैं, शतक लगाए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो किया गया था आपका 1951 में। कब किया था क्या बाबू, 1951 में पहला संशोधन किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, यानी हम लोग जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उस भाग को क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हार्डवेयर। क्या कहलाता है बाबू, हार्डवेयर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो किसके काल में आया था, तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक। किनके, मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है भारत से पहले कानून मंत्री, ठीक है, कौन थे। भारत के जो पहले कानून मंत्री कौन थे, वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है। विटामिन बी की वजह से कौन सी रोग होती है, तो वो होती है आपका विटामिन बी की वजह से कौन सा रोग, बेरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, या कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, स्कर्वी होती है। कौन सी होती है बाबू, स्कर्वी, ठीक है। दूध में, अगला प्रश्न आपका है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो कौन सा विटामिन नहीं होता है दूध में, तो वो होता है आपका विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है आपको रिक्टेस, हड्डियों को कमजोर होना, ठीक है, विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। और पूछेगा कि विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, तो क्या है आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। क्या है, विटामिन के की वजह से जो ब्लड होता है उसका थक्का नहीं जमता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बाजपन होता है, ठीक है। क्या होता है, बाजपन होता है, ठीक। बाजपन क्या होता है, तो बच्चे नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, बाजपन बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है बाबू, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ठीक है। तो जो जल में घुलता है उसका क्या नाम है, बीसी। क्या नाम है, बीसी। बी और सी है वो क्या करता है, जल में घुलता है, बाकी कोई भी विटामिन जल में नहीं घुलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न आपका है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका NaCl। क्या है बाबू, NaCl। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न आपका है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O। ठीक है, अब इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है वाशिंग या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वाशिंग सोडा या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है बाबू, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है आपका। आपका आज का अंतिम प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है। इसका मतलब यह है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगी। ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।